हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। हमारी बॉडी के अंदर ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, हम इसको डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो इसके लिए हमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा, तो हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे ड्रग्स मेटाबॉलिज्म ओवरव्यू। तो ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, इसके एक ओवरव्यू को देखेंगे हम पहले। देन बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इसको समझेंगे। देन एंजाइम सिस्टम ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एंजाइम सिस्टम होगा जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। देन हम देखेंगे एंजाइम इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से एंजाइम होंगे जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होंगे। देन हम देखेंगे आइसोफॉर्म ऑफ हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स, हमारे लीवर के अंदर जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं उसके अंदर जो आइसोफॉर्म होंगी किसी एंजाइम्स की, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन एग्जांपल ऑफ नॉन सिंथेटिक फेज 1 रिएक्शंस, हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 जिसको हम नॉन सिंथेटिक फेज बोलते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स और इस कैटेगरी की रिएक्शंस को हम समझेंगे। देन हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फेज 2 रिएक्शन, तो इसकी फेज 2 रिएक्शन को देखेंगे और उसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे उनको भी समझेंगे। देन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कि इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को, इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रग्स मेटाबॉलिज्म ओवरव्यू। तो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के ओवरव्यू में हम मेटाबॉलिक प्रोसेस को देखेंगे। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग्स को चेंज कर देते हैं या ड्रग को अल्टर कर देते हैं उनके स्ट्रक्चर के थ्रू। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और इस चेंजेस में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, जो इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर एक्टिव ड्रग जो है वो इनएक्टिव ड्रग के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। इसमें हम लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं उस ड्रग के साथ में। देन मेटाबॉलिक साइट, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर, तो मेनली हमारी बॉडी में कहाँ होता है, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। बट इसके अलावा और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो सकता है, तो इसमें किडनी, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा, लंग्स, स्किन और प्लेसेंटा। तो प्लाज्मा का मतलब हमारा ब्लड प्लाज्मा, तो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ साइट है जहाँ पे हमारी ड्रग्स जो है मेटाबॉलाइज हो सकती है। ओके देन हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या फंक्शन होंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसके अंदर हमारे जो ड्रग्स होते हैं, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होंगे वो हमारे वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर जो इनएक्टिव ड्रग्स हैं वो एक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। देन उसके बाद में कुछ प्रो ड्रग्स ट्रांसफॉर्म इनटू एक्टिव फॉर्म, जैसे कि लीवोडोपा टू डोपामाइन। तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो प्रो ड्रग्स की फॉर्म में आती हैं, और हमारी बॉडी क्या करती है, उन प्रो ड्रग्स को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं, जैसे कि लीवोडोपा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डोपामाइन के अंदर। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम इन्वॉल्व। तो इन सभी प्रोसेस के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, तो हमारे पास में जो मेन एंजाइम्स होते हैं वो हेपेटिक माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। हमारे लीवर के अंदर दो कैटेगरी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं माइक्रोसोमल और दूसरे होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में है साइटोक्रोम P450 फैमिली प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। हमारे लीवर के अंदर जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स है उसके अंदर एक मेन एंजाइम है साइटोक्रोम, और इस साइटोक्रोम के बहुत सारे आइसो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन क्या होती है और इसको हम समझते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन वही मेटाबॉलिक रिएक्शन को ही बोलते हैं। इसके अंदर हमारी ड्रग्स जो है हमारे एंजाइम्स के थ्रू चेंज हो जाती हैं। ओके रिजल्ट क्या होता है इससे, हमारी ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में, लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल ड्रग्स या फिर वाटर सॉल्युबल से लिपिड सॉल्युबल और इन एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। इंपॉर्टेंस क्या होगी, डिटरमाइन व्हाट हैपन टू ड्रग इन द बॉडी। इससे हमें पता लग सकता है, इन सभी प्रोसेस की वजह से हमें पता लग पाएगा कि उस ड्रग के साथ में क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर, जो हम ड्रग दे रहे हैं वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्ट कर सकती है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। देन है टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, कौन कौन से टाइप की बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम देखते हैं। तो टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के अंदर हमारा जो पहला मेन टाइप है उसको बोलते हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शन या फिर फेज 1 रिएक्शन। ये जो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन का मतलब क्या है, इसमें हमारी जो ड्रग्स होगी उसका ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे सिंथेटिक रिएक्शन नहीं है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन के अंदर जो मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से होंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस।
ये कुछ मेजर प्रोसेस होंगे जिसके अंदर कोई भी ड्रग जो है उसका ब्रेक डाउन होगा। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन या फिर फेज 1 रिएक्शन भी बोलेंगे। सेकंड है सिंथेटिक रिएक्शन या फेज सेकंड रिएक्शन बोलते हैं इसको, और इसके अंदर कॉन्जुगेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या है, हमारी जो ड्रग्स हैं उनके अंदर सिंथेसाइज होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके किसी भी चीज को एक्टिव और इनएक्टिव बनाने का काम करेंगी, और इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम सिस्टम ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब हम एंजाइम सिस्टम को समझेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एंजाइम सिस्टम होता है जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है या फिर कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देना, उस रिएक्शन को स्टार्ट करना, उसके प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, एंजाइम्स के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्रग का ब्रेकडाउन हो या फिर उनका सिंथेसाइज हो। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म दो रिएक्शन से बनता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में ड्रग्स का ब्रेकडाउन होगा, एनाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर ड्रग्स जो है वो किसी मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ेगी और सिंथेसाइज करेगी नए मॉलिक्यूल को, तो ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। ओके, तो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही मेथड यूज हो रहे हैं। ओके, देन उसके बाद में एंजाइम सिस्टम। एंजाइम सिस्टम का क्या मतलब होगा, द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म कैटेगराइज इनटू 2 फेजेस। तो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, हम अब सभी के सभी एंजाइम्स को कलेक्ट करके ग्रुप बना दें जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सिस्टम बोलते हैं। और इस एंजाइम सिस्टम को समझने के लिए हम इसको 2 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 फेजेस होंगे, पहला है फेज 1 मेटाबॉलिज्म। फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम P450 मॉडिफाई ड्रग थ्रू रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, अल्टरिंग देयर केमिकल स्ट्रक्चर। तो फेज 1 रिएक्शन या फिर इसको फेज 1 मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो कि फेज 1 रिएक्शन के अंदर यूज होने वाले एंजाइम्स की कैटेगरी है। ठीक है, तो फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो कौन से होंगे, साइटोक्रोम P450, और ये क्या करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं ड्रग को कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जैसे कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, जिसकी वजह से उनकी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स सच एज यूडीपी, ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफेरेजेस या यूजीटीज बोलते हैं इनको, और ये क्या करते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारी ड्रग्स या फिर ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स के साथ में अटैच हो जाती हैं, जिससे कि ये उनको सिंथेसाइज कर सकती हैं एक इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव ड्रग के अंदर, या फिर ये उनको इस फॉर्म में चेंज कर देंगी जिससे कि वो हमारी बॉडी से इजीली बाहर निकल पाए। ठीक है, उनको वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि वो हमारी बॉडी से इजीली बाहर निकल पाए। तो ये फेज सेकंड मेटाबॉलिक एंजाइम्स होंगे जो कि हमारी सेकंड टाइप की रिएक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। हमारी ड्रग की मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स can be classified into 2 main categories based on their subcellular localization। ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं 2 मेन ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, जो कि माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स हैं। ये जो एंजाइम्स होंगे वो हमारे सेल के अंदर सबसेलुलर लोकलाइजेशन होगा, हमारी सेल के अंदर ही ये अलग अलग ऑर्गेनल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और उन्हीं ऑर्गेनल्स के बेस पे इनको माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। तो हम सबसे पहले देखते हैं माइक्रोजोमल एंजाइम्स क्या होते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये फाउंड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल्स। ये हमारे सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में है ER इन्वॉल्व इन मैनी सेलुलर एक्टिविटीज लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। और हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ का हमने देखा था प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम होता है, और हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर उसका यूजेस देखे थे। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही हमारे कुछ माइक्रोजोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये माइक्रोजोमल एंजाइम्स की वजह से ही ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो पाती हैं। ठीक है, these enzymes in ER often help break down drugs, lipid and other substances। तो हमारी बॉडी की ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने के साथ साथ में ये कहाँ पे हेल्प करते हैं, हमारी ड्रग्स को ब्रेक डाउन करने में भी ये हेल्प करेंगे, हमारे लिपिड्स को और अदर सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर
एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से हमारे पास में एग्जाम्पल्स होंगे माइक्रोसोमल एंजाइम्स के। तो हमारे पास में दो मेन एग्जाम्पल हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स के। पहला है साइटोक्रोम P450 एंजाइम और दूसरा है फ्लेविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजनेज या इसको FMO एंजाइम भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे माइक्रोसोमल एंजाइम्स की। तो हमारे पास में क्या है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स के अंदर माइक्रोसोमल जो एंजाइम्स होंगे वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कुछ एक्टिविटीज हमारे सेल के अंदर परफॉर्म करती है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसाइज करना, लिपिड मेटाबॉलिज्म करना और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना। इसके अलावा ही हमारे ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने का भी काम कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो है वो ड्रग को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। और हमारे पास में दो मेन एग्जांपल हैं। तो ये हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं। अब हम बात करते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के बारे में। तो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं? फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स लाइक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स। तो हमने देखा था कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, बट नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ओके, देन दे में डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म और स्टिक टू मेम्ब्रेन ऑफ द अदर सेल पार्ट। ये जो होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होगा वहां पे रह सकते हैं। अदरवाइज ये जो हमारे ऑर्गेनल्स होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, ये उनकी सेल मेम्ब्रेन के साथ में भी अटैच्ड फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, दीज एंजाइम्स हेल्प इन वेरियस सेल एक्टिविटीज सच एज ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स, मेकिंग एनर्जी और रिमूविंग ऑल प्रोटीन। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हमारी सेल के अंदर कुछ सेलुलर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे बॉडी के कुछ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल लें तो हमारे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और उस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कौन से होंगे? नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होंगे। मेकिंग एनर्जी, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी मेकिंग प्रोसेस चलता है वहां पे भी कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे? नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। और रिमूविंग ओल्ड प्रोटीन, और हमारे सेल के अंदर जो भी कोई ओल्ड प्रोटीन्स होंगी उनको भी रिमूव करने का काम किसका होगा? नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स का होगा। ओके, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास में यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफेरेजेस, जिसको हम यूजीटीज के नाम से भी जान सकते हैं, सल्फोट्रांसफेरेजेस, इसको एसयूएलटीज के नाम से भी जान सकते हैं, और ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेजेस जीएसटीज एंड एन एसिटाइल ट्रांसफेरेजेस एनएटीज। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के, और इनके क्या क्या एक्शन होंगे अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था हमारे माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, और इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा? हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम जो होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होंगे, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होंगे वो हमारे बाकी के ऑर्गेनल्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोफॉर्म ऑफ हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स। हमने बात करी थी आइसोफॉर्म ऑफ हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स का क्या मतलब होता है। तो हमने देखा था कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स में दो मेन टाइप के एंजाइम्स थे हमारे पास में। पहला था साइटोक्रोम P450, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम्स है उसको हम आइसो एंजाइम्स, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइटोक्रोम P450 जो है उसके जैसे ही बहुत सारे अराउंड 100 आइसो एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम P450 की तरह ही। तो ये आइसो एंजाइम जो है वो सिमिलर तरीके से भी फंक्शन कर सकते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, फंक्शंस क्या होते हैं? दे रेगुलेट द लेवल ऑफ सब्सटेंस एंड ड्रग्स इन द बॉडी। ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस के लेवल को या फिर ड्रग्स को हमारी बॉडी के अंदर। देन क्लासिफिकेशन, हम इन साइटोक्रोम P450 को क्लासिफाई करने के लिए क्या करते हैं? इनको अलग अलग तरीके के नाम देते हैं, जैसे कि कैटेगराइज्ड इनटू फैमिलीज, लेवल डेज 1 2 3। हम इनको कैटेगराइज करने के लिए क्या करते हैं? इनको एक फैमिलीज के नाम जो है वो दे देते हैं। तो इसमें 1 2 3 जो नंबर है उसको हम फैमिली बोलते हैं। आप इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो 2 नंबर आपको लिखा हुआ है ये क्या है? यहाँ पे फैमिली है, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? CYP, इसको तो हम क्या बोल देंगे? साइटोक्रोम P450। इसके अलावा इसके जो आइसो एंजाइम्स होंगे, इसके अलग अलग टाइप के जो आइसो एंजाइम्स होंगे जो कि इसी की तरह दिखते हैं, उनको हम क्लासिफाइड, उनको कैसे पहचानेंगे उसके लिए इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें हमारे पास में 2 जो नंबर होगा, अगर साइटोक्रोम के आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब होगा उसकी फैमिली है। अगर उसके आगे हमारे पास में एच फैमिली हैज ए सब ग्रुप लेवल्ड एज ABC, और उसी फैमिली के अंदर अगर कोई सब फैमिली है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो उसको हम A, B और C से लिखेंगे। जैसे इसके अंदर C लिखा हुआ है, इसकी सब फैमिली है, तो ये इस चीज को डिनोट करेगा। देन उसके बाद में इंडिविजुअल एंजाइम्स,
और ये जो इंडिविजुअल एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एक आइसो एंजाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये 9 नंबर जो है एक इंडिविजुअल एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो एंजाइम्स बोलेंगे। कौन सा आइसो एंजाइम्स है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो 3 नंबर है ये एक एलील, उसके भी सब टाइप को डिनोट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होता है हमारे लीवर के अंदर। जो हमारा साइटोक्रोम P450 होगा उसको हम क्लासिफाइड करने के लिए या फिर उसके एंजाइम्स के नाम पता करने के लिए इसका एक नोमेनक्लेचर भी यूज करते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, देन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ह्यूमन आइसो एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे ह्यूमंस के लिए कौन कौन से आइसो एंजाइम जो होंगे वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। देन हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सिंथेटिक फेज 1 रिएक्शंस। तो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी हमारी जो पहली टाइप की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी जिसको हमने क्या बोलता है, नॉन सिंथेटिक, जिसमें हमारी ड्रग्स की ब्रेकडाउन होगी, उस फेज की रिएक्शन को देखेंगे और उसके अंदर एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है। तो पहला इसके अंदर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होगा, कन्वर्जन ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो हमें इसमें क्या करेंगे, एक ड्रग मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे। अब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें उस ड्रग के साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा या फिर हमें उस ड्रग के अंदर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करना होगा। तो इन दोनों ही प्रोसेस से हम ड्रग को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ओके, इसकी हम रिएक्शन के थ्रू हम इसको समझ देते हैं। एथिल अल्कोहल, अगर इसके अंदर से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे तो इसको ये किस फॉर्म में आ जाएगी, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्म में आ जाएगी। अब इसके अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो ये एसिटिक एसिड की फॉर्म में आ जाएगी, और ये एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो सकती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, देन हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन इज द एडिशन ऑफ ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू ए मॉलिक्यूल। इसमें हम क्या करते हैं, एक ड्रग के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को ऐड कर देंगे। जैसे फिनोबार्बिटोन के साथ में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पी हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होगी ड्रग की, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम ऐड करने का काम करेंगे। देन फिनोटोइन, फिनोटोइन के अंदर अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, पी हाइड्रोक्सी फिनोटोइन। ओके, देन हम बात करते हैं डी एल्किलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एल्किल ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। हम क्या करेंगे, किसी भी ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर में से उसके एल्किल ग्रुप को जो है रिमूव करने का काम करेंगे। जैसे कोडीन के अंदर से अगर हमने एल्किल ग्रुप को रिमूव कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मॉर्फिन के अंदर। इम्पेरामाइन के अंदर से अगर हम एल्किल ग्रुप रिमूव करेंगे, डेसिपेरामाइन। ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे। देन सल्फॉक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, सल्फर एटम को अटैच करते हैं हमारी ड्रग के साथ में। इसके अंदर एग्जांपल है क्लोरप्रोमेजीन। इसके अंदर से अगर हम सल्फर एटम को ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास में कौन सी ड्रग आएगी, क्लोरप्रोमेजीन सल्फॉक्साइड। तो इस तरीके से हमारा सल्फॉक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ओके, देन हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। हमने अभी देखा था ऑक्सीडेशन, अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। अब रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफन इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम इसमें क्या करते हैं, ड्रग को रिड्यूस्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर नॉर्मली इस रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। उस रिएक्शन के अंदर हम उस ड्रग मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन एटम को अटैच करने का, ऐड करने का काम करेंगे। इसके अंदर एग्जांपल है प्रोंटोसिल, कन्वर्ट हो जाएगा सल्फानिल अमाइड्स के अंदर अगर हम इसके अंदर जो है हाइड्रोजन एटम को ऐड कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट। इसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, ट्राइक्लोरो एथेनॉल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसके अंदर हमारी रिडक्शन रिएक्शन के अंदर और कौन कौन सी रिएक्शन आएंगी, हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा, क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर। हमारा ड्रग जो मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर हम उसके साथ में वाटर को ऐड कर देते हैं, रिजल्टिंग इन द ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसकी वजह से उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं, एसिटाइल कोलिन प्लस H2O। अगर हम एसिटाइल कोलिन जो हमारी ड्रग है उसके साथ में वाटर को मिक्स करते हैं तो कोलिन प्लस एसिटिक एसिड जो है वो बनेगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। देन एस्टर के साथ में अगर हम हाइड्रोजन हमारे वाटर को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल जो है वो बनेगा हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है साइक्लाइजेशन। इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर
फ्रॉम ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। इसके अंदर हमारी एक केमिकल की स्ट्रक्चर होगी जो कि स्ट्रेट फॉर्म में होगी और जिसकी एक लंबी चेन हो सकती है। उस लंबी चेन को एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में डिसाइक्लाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रिंग स्ट्रक्चर को ओपन करने का काम करेंगे जिससे कि वो एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर आ जाए। तो ये कुछ रिडक्शन रिएक्शन है जिसके अंदर हमारी ड्रग जो है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, वही सेम चीजें हमारी ड्रग जो है वो इस तरीके की फॉर्म में चेंज हो जाएगी जो कि हमारी बॉडी यूज कर पाए और उसका हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट इजीली हो पाए। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फेज 2 रिएक्शन। हमारी फेज 2 रिएक्शन कौन कौन सी होंगी और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और किस क्या क्या एग्जांपल्स होंगे उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ग्लूक्रोनाइड कंजुगेशन। ग्लूक्रोनाइड कंजुगेशन इंपॉर्टेंट फॉर कंबाइनिंग ग्लूक्रोनिक एसिड फॉर्मिंग कंपाउंड लाइक मॉर्फिन ग्लूक्रोनाइड। तो हमारा एक पहला ही जो एग्जांपल है वो ग्लूक्रोनाइड कंजुगेशन है जो कि हमारे मॉर्फिन के साथ में अटैच होता है और क्या बनाता है, मॉर्फिन ग्लूक्रोनाइड बनाता है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल है मॉर्फिन प्लस ग्लूक्रोनिक एसिड, मॉर्फिन ग्लूक्रोनाइड बनाएगा। ओके, नेक्स्ट है एसिटाइलेशन, एडिंग एन एसिटाइल ग्रुप टू कंपाउंड विद अमाइनो ग्रुप। हम क्या करते हैं, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करते हैं ऐसे कंपाउंड के साथ में जिसके पास में अमाइनो ग्रुप हो। तो इसके अंदर एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स। ठीक है, देन उसके बाद में मेथाइलेशन, व्हेन ए ड्रग्स मॉलिक्यूल गेट्स ए मेथिल ग्रुप। एक मेथाइलेशन का मतलब क्या होगा, जब कोई ड्रग जो है उसको हम उसके साथ में हम मेथिल ग्रुप को ऐड कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथाइलेशन बोलते हैं। मेथिल का एग्जांपल क्या होगा, CH3। ओके, इसके अंदर एग्जांपल है एड्रेनालिन और हिस्टामाइन। तो एड्रेनालिन या हिस्टामाइन के साथ में हम क्या करते हैं, मेथिल ग्रुप को ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेथाइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सल्फेट कंजुगेशन। सल्फेट कंजुगेशन में क्या करेंगे, कंबाइनिंग ड्रग विद सल्फेट मॉलिक्यूल। हम ड्रग्स को जो है वो सल्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच करते हैं, जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल है सेक्स हार्मोन्स और क्लोराम्फेनिकोल्स। ये कुछ एग्जांपल हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सल्फेट को ऐड करने का काम करेंगे। देन है ग्लाइसिन कंजुगेशन, कंबाइनिंग बेंजोइक एसिड विद ग्लाइसिन। हम इसमें क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड के साथ में ग्लाइसिन को ऐड करने का काम करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन कंजुगेशन। एग्जांपल बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन, तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट आएगा, हिप्यूरिक एसिड। तो ये एग्जांपल्स थे किसके, सिंथेटिक फेज 2 रिएक्शन। इसके अंदर जो ड्रग होगी वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होगी और एक सिंथेटिक रिएक्शन देगी, एक नया मॉलिक्यूल बनाएगी जो कि वो एक्टिव फॉर्म हो सकती है उस ड्रग की और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर सकती है। ओके, तो ये था हमारे पास में। देन हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कि हमारी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एंजाइम इनहिबिटर। सम ड्रग्स इनहिबिट ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। तो हम जो ड्रग्स ले रहे होते हैं हमारी बॉडी को सेफ करने के लिए, हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए, तो उसमें से कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। अगर हमारे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो वो हमारी ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में कैसे आएगी। तो इस वजह से उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और ड्रग का इफेक्ट भी हमारी बॉडी के अंदर कम आएगा। ठीक है, तो एंजाइम्स इनहिबिटर हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करेंगे, ड्रग की रिएक्शन को कम करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ड्रग का इफेक्ट भी आपको कम आएगा। एग्जाम्पल है ड्रग्स एस्पिरिन, एलोप्यूरिनोल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स को इनहिबिट करने का काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंजाइम इंडक्शन। सर्टेन ड्रग्स इंड्यूस हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स। कुछ ड्रग क्या करेंगे, हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ड्रग के एक्शन की इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और उसकी ड्यूरेशन भी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। अगर वो नॉर्मल से ज्यादा जल्दी एक्ट करता है तो हमारा एक एंजाइम जो होगा वो नॉर्मल स्पीड से एक्ट करेगा, तभी उस ड्रग का इफेक्ट आपको सही तरीके से आएगा। ओके, इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं, फिनोबार्बिटोन और फिनेटोइन। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारे हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज एंड सेक्स। न्यूबॉर्न एंड एजिंग अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी एंड देयर आर सेक्स डिफरेंसेस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो न्यूबॉर्न और एजिंग वाले जो लोग होंगे, जो न्यूबॉर्न बेबीज होंगे या फिर एडल्ट जो लोग होंगे, उनके जो हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स की एक्टिविटीज जो होगी वो डिफरेंट होगी उनके एज के अकॉर्डिंग, और ये डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से ड्रग की मेटाबॉलिज्म के अंदर भी डिफरेंस होगा। अगर हम सेक्स की बात करें, मेल और फीमेल के अंदर नॉर्मली जनरली ऐसा होता है कि फीमेल के अंदर जो फैट कंटेंट होता है वो मेल से ज्यादा होता है, तो फैट ज्यादा होने की वजह से भी क्या हो सकता है, वहां पे ड्रग
की मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंजेस आ सकते हैं मेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनके अंदर ये डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में जेनेटिक फैक्टर। इनहेरिटेड डेफिशिएंसी इम्पैक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है। तो कोई भी इनहेरिटेड डेफिशिएंसीज है किसी भी एंजाइम्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जांपल है आइसोनियाजिड हाइड्रोलाजीन मेटाबॉलिज्म कैन वेरी ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस। तो आइसोनियाजिड और हाइड्रोलाजीन जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग अलग हो सकता है जेनेटिक डेफिशिएंसीज की वजह से। नेक्स्ट है डिजीज। तो लीवर एंड किडनी डिजीज अफेक्ट मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन रिक्वायरिंग केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग डोज। तो अगर किसी पेशेंट को लीवर या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो हमारी ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगी सही से, और हमारे इस वजह से वहाँ पे ड्रग डोज और उसकी केयरफुल मॉनिटरिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फैक्टर थे जिसकी वजह से हमारे ड्रग जो है अफेक्ट हो सकता है उनका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हो। और आपको इससे रिलेटेड अगर कंटेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।